नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं वीना सोनी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की हैदराबाद हाउस में हुई अहम मुलाकात। हिंद महासागर घटना पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, बोले जंग हमारे दरवाजे तक आ गई। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन, अमित शाह समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस ने जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची, 3 सवर्ण चेहरों को भी मौका। और अमेरिका के हमले पर ईरान ने जताया गहरा गुस्सा, विदेश मंत्री ने कहा यूएस को इस पर पछतावा होगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात का उद्देश्य भारत और फिनलैंड के बीच संबंधों को और मजबूत करना और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर आपसी तालमेल बढ़ाने पर भी विचार साझा किए गए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी भी की। इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी रायसीना डायलॉग में राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर उत्साह व्यक्त किया। भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति स्टब ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें, राष्ट्रपति स्टब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख व्यापारी नेता शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का बढ़ता संघर्ष अब भारत के दरवाजे तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल ने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व ने भारत की रणनीति को कमजोर कर दिया है। ऐसे समय में देश को मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व की जरूरत है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की घटना बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह जहाज विशाखापत्तनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 और मिलान 2026 में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहा था। भारत ने ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस युद्धपोत को आमंत्रित किया था। राहुल गांधी ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बताया। एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति भी इसी रास्ते में आती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार से खुलकर अपनी स्थिति बताने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई बड़े नेता उपस्थित रहे। ये नामांकन बिहार की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव ला रहा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार पटना की राजनीति छोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। राज्यसभा के लिए उनका चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। विपक्षी दल इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये कदम नीतीश की 20 साल की सियासी पारी के महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। आपको बता दें, नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लिखा कि पिछले 2 दशकों से बिहार की जनता ने उन पर भरोसा बनाए रखा और इसी भरोसे के बल पर राज्य में विकास हुआ। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के समर्थन की ताकत थी कि बिहार सम्मान और विकास के नए आयाम पर पहुंचा। अब नीतीश कुमार संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बनेंगे, जिससे उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने की संभावना बढ़ गई है। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में
अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा या जेडीयू का? 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण समाज के चेहरों को जगह देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। सूची में आदिवासी समाज के फूलोदेवी नेताम, दलित समाज के कर्मवीर सिंह बौद्ध और अल्पसंख्यक समाज से टी क्रिस्टोफर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सवर्ण वर्ग से अभिषेक मनु सिंघवी, वेम नरेंद्र रेड्डी और अनुराग शर्मा को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से आदिवासी नेता फूलोदेवी नेताम को एक बार फिर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। 2013 में दरबा घाटी में हुए नक्सली हमले में वो बाल बाल बच गई थी और उस हमले में उन्हें गोली भी लगी थी। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा के जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जा रहा है। ब्रह्मांड बहुल हिमाचल में ये फैसला जातीय समीकरणों को संतुलित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले कर्मवीर सिंह बौद्ध को भी कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दिया है। तेलंगाना से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन के तहत मिली सीट से टी क्रिस्टोफर को मैदान में उतारा गया है। माना जा रहा है कि यह फैसला राज्य में क्रिश्चियन समाज को साधने की रणनीति का हिस्सा है। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला कर ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें 87 लोग मारे गए। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को खुली चुनौती दी और कहा कि अमेरिका को इस कृत्य का गहरा पछतावा होगा। अरागची ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के किया गया है और यह जघन्य अपराध है। जहाज में लगभग 130 नाविक सवार थे जो भारतीय नौसेना के मेहमान थे। अरागची ने कहा कि अमेरिका को अपने इस फैसले की गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी और उनकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस घटना ने हिंद महासागर में तनाव और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर कई देशों में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, यह हमला 4 मार्च की सुबह हुआ और जहाज श्रीलंका के गाले शहर से लगभग 40 नॉटिकल मील दक्षिण में डूबा। IRIS डेना हाल ही में मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के बाद अपने देश लौट रहा था। श्रीलंकाई नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमला टॉर्पीडो से किया गया और जहाज केवल कुछ ही मिनटों में रडार से गायब हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है और भारत सहित अन्य देश समुद्री सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए हैं। सोनू सूद ने दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों को बताया है कि वो फ्री में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस संकट की वजह से दुबई में फंस गए हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है, वो सीधे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर संपर्क कर सकते हैं। सोनू ने भरोसा दिलाया कि इस सुविधा का लाभ किसी भी व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो भारतीय हो या फिर किसी अन्य देश का नागरिक ही क्यों ना हो। उन्होंने लोगों से अपनी जानकारी साझा करने और डायरेक्ट मैसेज करने की अपील की है। इससे पहले सोनू ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने और उन्हें रहने खाने की व्यवस्था में मदद की थी। उनका ये कदम इंसानियत और सेवा का उदाहरण माना जा रहा है।
सोनू सूद को अक्सर रियल लाइफ हीरो भी कहा जाता है और उनका ये प्रयास उनकी साख को और मजबूत करता है। इस बार भी वो जरूरतमंदों के लिए तुरंत मदद पहुंचा रहे हैं और समाज में सकारात्मक संदेश फैला रहे हैं। दुबई में फंसे लोगों को उनके अकाउंट पर संपर्क करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें तुरंत फ्री ठहरने की सुविधा मिल सके। इस पहल से ये भी साफ हो गया है कि सोनू सूद संकट के समय लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके काम ने लोगों के जीवन में राहत और उम्मीद की किरण जगाई है। धुरंधर 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है और पहले ये यश की फिल्म टॉक्सिक से टकराने वाली थी, लेकिन अब टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ गई है, 4 जून कर दी गई है। इसी बीच 19 मार्च को एक और साउथ फिल्म उस्ताद भगत सिंह रिलीज होने जा रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है और इसमें पवन कल्याण के अलावा श्रीलीला और श्रीराम रेड्डी भी अहम किरदार निभा रहे हैं। अब धुरंधर 2 और उस्ताद भगत सिंह के बीच बॉक्स ऑफिस रेस रोमांचक होने वाली है। दोनों फिल्मों के फैंस अपनी पसंदीदा फिल्म के लिए उत्साहित हैं। फिल्म उद्योग में यह टकराव चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टक्कर से बॉक्स ऑफिस की रेस और भी दिलचस्प हो गई है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक अब 4 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म में यश का डबल रोल देखने को मिलेगा और ये KGF जैसी शानदार एक्शन फिल्म होने का दावा करती है। टॉक्सिक के ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों को जबरदस्त उत्साह दे दिया है। वहीं धुरंधर 2 की संभावित सफलता पर भी सभी की नजरें लगी हुई हैं। साउथ सिनेमा में इस साल मार्च और जून की रिलीज फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला तय कर दिया है। दर्शक अब तय करेंगे कि किस फिल्म को मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार और दर्शकों की संख्या। मणिपुरी फिल्म बंगू ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बाफ्ता अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है। अब यह फिल्म शुक्रवार 6 मार्च यानी कि कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले मेकर्स ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर में बोंग नाम के एक स्कूली लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसका किरदार गुगुन किपगेन ने निभाया है। इम्फाल में पले बढ़े इस शरारती लेकिन दृढ़ निश्चयी बच्चे के जीवन और उसकी मासूम दुनिया को फिल्म में संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। कहानी का केंद्र बोंग का वो मिशन है जिसमें वह अपने लंबे समय से दूर पिता को घर लाकर अपनी मां को खुश करना चाहते हैं। उसे विश्वास है कि उसके पिता म्यांमार सीमा के पास स्थित मोरे शहर में काम कर रहे हैं। ट्रेलर में बोंग को अपने दोस्त राजू के साथ एक जोखिम भरी यात्रा पर निकलते हुए दिखाया गया है, जो कि मणिपुर के गांव से होते हुए सीमावर्ती शहर तक पहुंचती है। फिल्म में बचपन की जिज्ञासा और साहस को क्षेत्र के जटिल सामाजिक और राजनीतिक माहौल के साथ संतुलित तरीके से दर्शाया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के डिस्कवरी सेक्शन में हुआ था और इसके बाद इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया। मणिपुर की खूबसूरत पृष्ठभूमि में बनी ये कहानी परिवार, उम्मीद और रिश्तों की ताकत को दर्शाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।